हेलो एवरीवन। आज हम लोग डिस्कस करेंगे लेक्चर नंबर 5। और इससे पहले चार लेक्चर अपलोड हो चुके हैं। मैकाट्रॉनिक सब्जेक्ट आपको कैसा लग रहा है? हार्ड लग रहा है, मुश्किल लग रहा है? ज़रूर बताइएगा। अगर आपको कुछ लगता है कि कुछ कमी है तो वो भी ज़रूर बताइए ताकि हम लोग उसको दूर कर सकें। बाकी आपको ये कंटेंट वगैरह कैसा लग रहा है आप ज़रूर बताइए। और कह सकता हूँ कि जो आपका सपोर्ट मिल रहा है वो मतलब काफ़ी कह सकता हूँ कि अप्रिशिएबल है। ठीक है, ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए ताकि हम लोग जो भी मुश्किल सब्जेक्ट है उसको यहाँ पे आसानी से क्या कर सकें भी करा सकें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर नंबर 5। तो इससे पहले जो लेक्चर नंबर हमारा 4 था वहाँ पे हम लोगों ने स्ट्रेन गेजेस के बारे में पढ़ा था, जहाँ पे हमने व्हीट स्टोन ब्रिज और अपना लोड सेल के बारे में डिस्कस किया था। ठीक है, बाकी उसकी एप्लीकेशंस थी वो भी देखी थी। अब हम लोग मूव करते हैं अपने नेक्स्ट सेंसर की तरफ, जो हमारा है कैपेसिटिव बेस्ड एलिमेंट। ठीक है, तो कैपेसिटिव एलिमेंट बेस्ड सेंसर है। तो मतलब ये है कि ये किस प्रिंसिपल पे काम कर रहा है, ये कैपेसिटर के प्रिंसिपल पे वर्क करता है। और ये कैसा सेंसर होता है? ये हमारे पास नॉन कांटेक्ट टाइप सेंसर है। तो पहली चीज तो ये ध्यान रखनी है कि ये जो सेंसर है हमारे पास किस टाइप का है, नॉन कांटेक्ट टाइप सेंसर है। फर्स्ट पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा क्या है, दूसरा इसका काम क्या है, ये कहाँ पे यूज होता है? तो ये भी हमारे पास लीनियर डिस्प्लेसमेंट को मेजर करने के लिए यूज होता है। क्या होता है? लीनियर डिस्प्लेसमेंट मेजर करने के लिए यूज होता है। और जो डिस्टेंस होती है बहुत ही मिलीमीटर में होगी, मतलब फ्यू मिलीमीटर्स टू हंड्रेड्स ऑफ मिलीमीटर्स। मतलब देख लो कितनी मिलीमीटर में डिस्टेंस को ये यहाँ पे मेजर करने के लिए यूज होता है। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक तो कोई परेशानी नहीं है। आपने कैपेसिटर देखा होगा, जब आपने फिजिक्स पढ़ी होगी तो वहां पे कैपेसिटर आया होगा। तो आप देखते हो क्या कि ये मेरे पास क्या होती है, कंडक्टिव प्लेट होती है, कंडक्टिव प्लेट होती है। और ये मेरे पास क्या है, ए। और ये मेरे पास जो एरिया है वो क्या है, इस प्लेट का बोल दो, या आप बोल दो कि ये जो प्लेट है जो ओवरलैप कर रही है वो वाला एरिया है। फिर क्या होता है, उनके बीच में क्या होती है, डिस्टेंस होती है। उन प्लेट्स के बीच में क्या होती है, डिस्टेंस होती है। ये मेरे पास क्या है, डाइलेक्ट्रिक है, जिसकी क्या है यहाँ पे एप्सिलॉन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, परमिबिलिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? परमिबिलिटी, मतलब परमिएबिलिटी। एप्सिलॉन से हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं इस मटेरियल की। ठीक है, तो ये हमारे पास एप्सिलॉन हो जाता है। ठीक, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ से आप एक चीज देख सकते हो कि अगर मैं बात करूं प्रिंसिपल की, तो जो हमारे पास जो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला निकलता है वो निकलता है एप्सिलॉन इनटू ए अपॉन डी। तो ये हमारे पास क्या होता है, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला आता है। ठीक है, आई होप आपको याद होगा ये वाला। आप लोगों ने जब ये पढ़ा होगा 12th में तो आपको कैपेसिटर के बारे में तो ये जरूर आपने याद किया होगा। जहाँ पे एप्सिलॉन क्या होती है मेरे पास, ये होती है मेरे पास परमिएबिलिटी ऑफ जो मेरे पास सब्सटेंस है। ठीक है, और इस एप्सिलॉन को हम लोग क्या लिख देते हैं, हम लोग एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट। जहाँ पे एप्सिलॉन नॉट मेरे पास क्या है, ये मेरे पास क्या है, परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। और आर मेरे पास क्या है, रिलेटिव परमिबिलिटी है। ठीक है, तो ये आपको आइडिया होगा। ठीक है, अभी हम लोग और देख लेंगे डिटेल में। अब देखो इसमें क्या होता है, हम लोग इस सेंसर की बात करते हैं तो इस सेंसर का स्ट्रक्चर में कैसा कैसा स्ट्रक्चर होता है। तो पहले स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं कि सेंसर में क्या, मतलब इस सेंसर में क्या होगा। तो हमारे पास क्या होंगी, तीन प्लेट्स होंगी। हमारे पास क्या होंगी, यहाँ पे तीन प्लेट्स होंगी, जिस तरीके से आपको दिखाई दे रहा है। एक प्लेट ये है, एक प्लेट ये है, एक प्लेट ये है। ठीक है, तो जैसे आप देख सकते हो कि ये मेरे पास क्या है, तीन प्लेट है। जिसमें मेरे पास क्या है कि जो बीच वाली प्लेट है, प्लेट नंबर जो 2 बोल रहे हैं, इसमें क्या होगा, इस पर हमारा क्या होगा, इसी से हम लोग क्या कर देंगे, अपना जो एलिमेंट है या जो ऑब्जेक्ट है जिसकी हमें डिस्प्लेसमेंट मेजर करनी है उसको यहाँ से कनेक्ट कर देते हैं। तो ये वाला जो हो जाएगा मेरे पास कनेक्ट हो जाएगा, तो इसको हम लोग कनेक्ट कर देंगे, कनेक्टेड टू ऑब्जेक्ट। ठीक है, या फिर जो हम लोग एलिमेंट बोल रहे हैं। तो जिस एलिमेंट का डिस्प्लेसमेंट हमें कैलकुलेट करना है, मैंने क्या कर दिया, इस प्लेट नंबर 2 को कनेक्ट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, अब आप देख सकते हो क्या, जैसे ही आपको ये प्लेट नंबर 2 दिखाई दे रही है तो इनके बीच की डिस्टेंस सपोज करो डी है। सिमिलरली इनके बीच की डिस्टेंस भी क्या है, डी है। तो आप देख सकते हो कि ये वाली जो प्लेट है हमारे पास, ठीक है, ये वाली जो प्लेट है, तो यहाँ पे देखो वन और टू मिलके क्या बना रहे हैं हमारे पास, वन और टू मिलके हमारे पास क्या बना रहे हैं भी, एक कह सकता हूं
ठीक है, 1 और 2 मिलके क्या बना रहे हैं, हमारे पास एक कैपेसिटर बना रहे हैं। दो प्लेट के बीच में डाइलेक्ट्रिक डाल दिया तो हमारे पास क्या बन गया, कैपेसिटर बन गया। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया भी, एक कैपेसिटर हो गया इस तरीके से। ठीक है, एक तो पेयर ये हो गया कैपेसिटर का। सिमिलरली हमारे पास क्या हो जाएगा भी, एक पेयर ये वाला हो जाएगा कैपेसिटर का। तो यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है, यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहे हैं कि मेरे पास क्या है, दो कैपेसिटर बन गए हैं और जिनकी जो डिस्टेंस है वो क्या है भी डी है, जिनकी डिस्टेंस कितनी है, डी है। ठीक है, तो इस तरीके से दो पेयर बन चुके हैं। तो आप देख सकते हो इसमें क्या होती है, हमारे पास तीन प्लेट्स होती हैं जहाँ पे अपर पेयर जो होता है वो एक कैपेसिटर बना रहा है और जो लोअर पेयर है वो क्या बना रहा है, दूसरा कैपेसिटर बना रहा है। ठीक है, मतलब इस तरीके से आप देख सकते हो। ठीक है, तो एक मेरे पास कैपेसिटर बनेगा C1 का, एक कैपेसिटर बनेगा मेरे पास C2 का बन जाएगा। और C की वैल्यू क्या है, C की वैल्यू ये है। अब हमें क्या करते हैं, अगर हमारे पास ये जो प्लेट नंबर 2 है आपको जो दिखाई दे रही है, अब क्या करूंगा, ये तो मेरे पास उस ऑब्जेक्ट से कनेक्ट है या फिर उस मूविंग एलिमेंट से कनेक्ट है जिसका डिस्प्लेसमेंट मुझे क्या करना है, मेजर करना है। अब या तो क्या हो सकता है, यहाँ पे दो केसेस बन सकते हैं। पहला केस तो ये है कि ये जो ऑब्जेक्ट है, अगर ये जो मूविंग प्लेट को अगर मैं सेकंड वाली प्लेट को ऊपर की तरफ डिस्प्लेस करता हूँ, ये नीचे की तरफ डिस्प्लेस करता हूँ, जब मैं इसको अपवर्ड या डाउनवर्ड डिस्प्लेस करूंगा तब मेरे पास क्या होगा, तब मेरे पास कह सकता हूँ कि इस डिस्प्लेसमेंट की वजह से मेरे पास ये जो सी है, जो कैपेसिटेंस है उसमें क्या जाएगा, चेंज हो जाएगा। क्योंकि आप देख सकते हो कि देखो एप्सिलॉन तो मेरे पास क्या है, फिक्स है। एप्सिलॉन तो मेरे पास क्या है, फिक्स है। और ये जो एरिया है, ये जो एरिया है जिसको हम लोग एरिया ऑफ ओवरलैप बोलते हैं, एक तो ये वेरी कर सकता है, एरिया ऑफ ओवरलैप इसको हम लोग बोल देते हैं। और ये जो डी है, डी क्या है, डिस्टेंस बिटवीन दीज टू प्लेट्स। तो ये जो डिस्टेंस है ये भी वेरी कर सकती है। तो ये दो चीजें जब वेरी कर सकती हैं तो हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास ये जो कैपेसिटर है ये दो तरीके से चेंज हो सकता है। पहले तो मैंने बताया कि ये जो डिस्टेंस को अगर वेरी करा दो तो इस तरीके से क्या फर्क पड़ेगा कैपेसिटेंस पे। उसी तरीके से आप देखो, अगर ये जो एरिया ऑफ ओवरलैप है तो ओवरलैप के एरिया को चेंज करने के लिए क्या करोगे, इस प्लेट को क्या करोगे भी, इस तरीके से खींचोगे, मतलब इस तरीके से बाहर निकालोगे, जैसे आपको दिखाई दे रहा है इस तरीके से आप बाहर निकालोगे। तो क्या होगा, ये प्लेट का जो ओवरलैप एरिया है ये चेंज हो जाएगा। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से मैं बात कर रहा हूँ। देखो इस तरीके से हम लोग बात कर रहे हैं। पहला केस क्या था, जब मेरे पास क्या हुआ, वन ऑफ द प्लेट इज मूव्ड बाय द डिस्प्लेसमेंट सो दैट द सेपरेशन चेंजेस। तो मैंने आपको बताया ये जो सेकंड, ये हमारे पास फर्स्ट प्लेट है, ये हमारे पास सेकंड प्लेट है और ये मेरे पास थर्ड प्लेट है। और ये मेरे पास क्या है, ये कनेक्टेड है। कनेक्टेड किससे, टू मूविंग टू ऑब्जेक्ट जिसका हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो क्या होगा, जब मैंने इसकी पहले इनिशियल पोजीशन थी भाई, ये इसकी इनिशियल पोजीशन थी और अब इसकी फाइनल पोजीशन ये हो गई। तो यहां से क्या हुआ, सपोज करो ये कितना डिस्प्लेस हुआ, ये हमारे पास x डिस्प्लेस हुआ। तो x डिस्प्लेस हुआ तो पहले डिस्टेंस कितनी थी, पहले डिस्टेंस कितनी थी, यहां से सपोज करो d1 थी। ठीक है, और ये वाली डिस्टेंस कितनी थी, ये हमारे पास d2 थी। तो अब क्या हुआ, जैसे ये x डिस्प्लेस हुआ तो ये वाली डिस्टेंस क्या हुआ, जब नया कैपेसिटर बन के आया तो ये डिस्टेंस तो क्या हो गई मेरे पास, ये टोटल डिस्टेंस हो गई d2 प्लस x हो गई। और ये ऊपर वाली डिस्टेंस क्या हो गई, x से रिड्यूस हो गई। सही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो कैपेसिटर था, जो C1 और जो C2 की वैल्यू है वो भी क्या हो जाएंगी, यहाँ पे चेंज हो जाएंगी, वेरी कर जाएंगी। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है कि मैंने क्या किया, जो मेरा ऑब्जेक्ट था वो कुछ इस डायरेक्शन में मूव कर गया। तो जब मैंने इस डायरेक्शन में मूव कराया तो क्या होगा, अब देखो जो पहले एरिया ऑफ ओवरलैप पहले कितना था, पूरा इतना था, तो ये चेंज नहीं हो रहा था। लेकिन अब क्या हुआ, जैसे ये प्लेट मूव करती है तो अब मेरे पास कितना एरिया रह गया, तो आप देख सकते हो सिर्फ इतना एरिया रह गया। तो हमारे पास क्या हो गया, अभी ओवरलैप का एरिया भी चेंज हो गया, ये वाला एरिया भी चेंज हो गया। देख सकते हो आप कि पहले हमारे पास कितना था, पहले हमारे पास भी इतना था पूरा। ठीक है, पहले हमारे पास कितना था, इतना था, और अब हमारे पास कितना हो गया, ओवरलैप का एरिया चेंज होके रिड्यूस होके इतना ही रह गया। तो अगर इतना रह गया है तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से भी मेरे पास क्या आएंगे, फिर डिफरेंट डिफरेंट C1 एंड C2 आएंगे, फिर यहाँ भी क्या आएगा, फिर C1 आएगा और C2 आएगा।
बात समझ में आ रही है? तो अगर मैं देखूं C1 और C2 की वैल्यू अगर निकालना चाहूँ, C1 और C2 की वैल्यू देखो क्या होगी। तो C1 मेरे पास कितना लिखा था अभी, एप्सिलॉन इनटू एरिया अपॉन लेट इट बी D1, ठीक है। और जो C2 था मेरे पास कितना था अभी, एप्सिलॉन इनटू एरिया अपॉन D2, ठीक है। तो इसको A1 कर दो चाहे इसको A2 कर दो, ठीक है। और ये जो एप्सिलॉन था, मैंने एप्सिलॉन बताया था, एप्सिलॉन कुछ नहीं है, रिलेटिव परमिबिलिटी इनटू एप्सिलॉन नॉट, जो परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस है। तो इसको हम लोग लिख लेते हैं एक बार, ताकि आपके पास ये प्रॉपर नोट्स रहें। तो ये क्या हो गया अभी मेरे पास, ये रिलेटिव परमिबिलिटी कहलाती है, रिलेटिव परमिएबिलिटी ऑफ, रिलेटिव परमिबिलिटी, और ये कहलाती है परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, जो भी बीच में फ्री स्पेस है उसका, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि आज अब मैंने क्या किया, हमने क्या किया अभी, हमने जब क्या किया, सबसे पहले हमने क्या किया अभी, जो प्लेट टू है, जो प्लेट टू है उसको क्या किया, लेट इट बी, मैंने अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट दिया। आपने क्या किया, उसको अपवर्ड डिस्प्लेस किया। तो जब मैंने इसको अपवर्ड डिस्प्लेस किया, तो उस अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट से क्या हुआ, जो C1 था, जो C1 था वो कितना हो गया, C1 हो गया एप्सिलॉन इनटू A1, देखो एरिया तो कांस्टेंट है, वो तो चेंज नहीं किया। तो ये हो गया D1 माइनस एक्स हो गया। और अगर मुझे C2 निकालना है तो C2 कितना हो गया, C2 हो गया मेरे पास एप्सिलॉन A अपॉन D2 प्लस एक्स हो गया, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब ये जो कैपेसिटर है, ये जो कैपेसिटर है, या तो मैं इसको पैरेलली कनेक्ट कर सकता हूँ या मैं इसको सीरीज के साथ कनेक्ट कर सकता हूँ। मतलब ये जो C1 और C2 वाले हैं, ठीक है, तो C1 और C2, तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, और हाँ, हमारा जो सेकंड केस था वो भी लिख लेते हैं यहाँ पे, फिर हम लोग क्या कंक्लूड कर लेंगे यहाँ से। तो सेकंड केस हमारे पास क्या था, सेकंड था हमारे पास, जब हमने क्या किया अभी, शिफ्ट कर दिया प्लेट टू, शिफ्टेड, सपोज करो मैंने राइट साइड क्या कर दिया, राइट की तरफ शिफ्ट कर दिया। तो जैसे ही मैंने इसको प्लेट को शिफ्ट किया, तो यहाँ से मेरे पास क्या हो जाएगा, जो C1 आएगा अब वो हो जाएगा एप्सिलॉन A1 अपॉन, अब की बार मेरे पास ये D1 रहेगा, और C2 मेरे पास आ जाएगा एप्सिलॉन A2 अपॉन D2, ठीक है। तो इस तरीके से मेरे पास ये चीज आ जाएगी, जिसमें A1 और A2 के यहाँ पे तो इक्वल है। लेकिन क्या हुआ, जो पहले एरिया था, जो पहले एरिया था, पहले पहले जो एरिया था, चलो इसको एक काम कर लेते हैं, यहाँ से पहले हम लोग इसको ए ही मान लेते हैं, है ना। जो पहले एरिया था और जो अब एरिया है उसमें क्या आ गया, चेंज आ गया। अब देखो उसकी वजह से क्या हुआ, जब एरिया कम हुआ तो मेरे पास क्या हुआ, सी की वैल्यू भी क्या हो गई, यहाँ से कम हो गई। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो C1 और C2 आए हैं, C1 एंड C2, ये हमने क्या कर लिए अभी, फाइंड कर लिए। अब जैसे ही मैंने इनको फाइंड कर लिया, तो हम क्या करेंगे, इसको व्हीट स्टोन ब्रिज में लगाएंगे, इसको हम क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे। C1 and C2 are connected to Wheatstone। हम क्या करेंगे, इसको व्हीटस्टोन ब्रिज में मतलब कनेक्ट करेंगे। तो हमें क्या मिलेगा, जो रिजल्टिंग आउट ऑफ, क्या कह सकता हूँ, जो रिजल्टिंग हमें वोल्टेज मिलेगा वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, वो हमारे पास प्रोपोर्शनल होगा डिस्प्लेसमेंट के। देन द रिजल्टिंग आउटपुट वोल्टेज इज proportional, is in proportion, is in proportion with, is in output voltage is in proportion with displacement, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होगा, जो हमारे पास आउटपुट वोल्टेज जो मिलेगा
वो किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, वो हमारे पास किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा भी, इस आउटपुट वोल्टेज के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो ये वाली जो लाइन है इसको आप ध्यान रख लेना। तो जो रिजल्टिंग आउटपुट वोल्टेज है वो क्या हो जाएगा, इज इन प्रोपोर्शन विद डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। सही है, यहाँ तक कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो आपने क्या किया, अभी C1 और C2 फाइंड किया, फिर इसको आपने व्हीटस्टोन ब्रिज के साथ कनेक्ट किया, और जो भी आपको आउटपुट वोल्टेज मिल रहा होगा वो कैसे मिल रहा होगा, जिस तरीके से मेरे पास ये डिस्प्लेसमेंट हो रहा होगा। ठीक है, तो अब क्या है, कनेक्शन की बात कर लेते हैं। तो कनेक्शन क्या हो सकता है अभी, कनेक्शन तो आप किस तरीके से कनेक्ट करोगे व्हीटस्टोन ब्रिज के साथ। भाई आपके पास कनेक्ट करने के दो तरीके हैं, या तो आप क्या करोगे, उसको पैरेलली कनेक्ट करोगे, या तो मतलब सीरीज में कनेक्ट करोगे, या आप क्या करोगे, पैरेलल कनेक्ट करोगे। दो ही तरीके से, दो ही पॉसिबिलिटी है, आप कनेक्शन कर सकते हो। ठीक है, और आप तो इसमें जानते ही हो, माहिर हो ही। ठीक है, कितना आपने कनेक्शन किया है। तो सीरीज में कनेक्शन करना और पैरेलल में कनेक्ट करना, तो कैसे करोगे, सीरीज में कनेक्शन करोगे तो कैपेसिटेंस इस तरीके से लगाओगे। तो ये मेरे पास C1 है और ये मेरे पास C2 है। तो यहाँ से क्या निकाल सकता हूँ मैं, तो ये क्या हो जाएगा 1/C। अगर मैं निकालना चाहूँ, C इक्विवेलेंट कैसे निकालते हो, 1/C1 प्लस 1/C2। और अगर मुझे पैरेलली कनेक्ट करना है तो इस तरीके से आप पैरेलली कनेक्ट कर सकते हो भी अपने कैपेसिटर को, जिसमें ये C1 हो गया, C2 हो गया। तो C इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, C1 प्लस 2। तो आप किसी भी तरीके से अपने व्हीटस्टोन ब्रिज में लगा सकते हो। अगर आपका कनेक्शन सीरीज में आता है तो आप इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो, और अगर आपका कनेक्शन पैरेलल में आता है तो इस तरीके से कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से आपके पास जो भी वेरिएशन मिलेगा आपके पास आउटपुट वोल्टेज में, जो भी वेरिएशन मिलेगा आउटपुट वोल्टेज में, आउटपुट वोल्टेज में, वो क्या होगा, वो प्रोपोर्शनल होगा हमारे पास जितना डिस्प्लेस कर रहा होगा। ठीक है, तो यही हमारे पास क्या रहेगी, फाइंडिंग रहेगी हमारे पास इस कैपेसिटिव बेस्ड कह सकता हूँ सेंसर की। ठीक है, तो ये तो हमारे पास हो गया कैपेसिटिव बेस्ड सेंसर। उसी तरीके से हमारे पास एक सेंसर और है आज का, वो है हमारे पास, सॉरी उससे पहले हम लोग एप्लीकेशन और देख लेते हैं। तो एप्लीकेशन क्या है देख लेते हैं, फटाफट देख लेना इसको। तो मेट्रोलॉजी एप्लीकेशंस में हम लोग यूज़ करते हैं, जैसे शेप एरर्स हो गया, जो भी हमने पार्ट प्रोड्यूस किया है, या फिर जो स्पिंडल्स हैं उसकी जो रोटेशन है उसको ऑप्टिमाइज करना है, जो भी मशीन टूल में उसको लगाया गया, जैसे कि लेथ हो गया, ड्रिल हो गया, मिलिंग हो गई, तो इसको भी क्या करता है, ऑप्टिमाइज करता है। उसके बाद हम लोग देख सकते हैं स्मॉल वेसल पंप में कंट्रोल में भी हम लोग इसका यूज़ करते हैं। फिर फीड हॉपर लेवल मॉनिटरिंग में भी इसका यूज़ करते हैं, ग्रीस लेवल मॉनिटरिंग में यूज़ करते हैं। तो मैंने आपको बताया कि एप्लीकेशन आप देख लेना एक बार, क्योंकि थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से आपको जब कन्वेंशन होता है या फिर मेंस का एग्जाम होता है तो वहाँ के लिए इंपॉर्टेंट है कि कहाँ कहाँ यूज़ हो सकती है। ठीक है, बाकी जो प्री के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा वो उसका वर्किंग प्रिंसिपल, उसका स्ट्रक्चर, तो ये सारी चीज़ें आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगी। ठीक है, तो आगे मूव करते हैं। हमारे पास जो नेक्स्ट टाइप का सेंसर आता है वो आता है LVDT टाइप। ये आपको याद होगा, आपने ये मेट्रोलॉजी में पढ़ा होगा जब आपने मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट पढ़े होंगे। ठीक है, क्योंकि आपने मैन्युफैक्चरिंग में पढ़ा होगा, प्रोडक्शन में पढ़ा होगा इसको। तो LVDT की फुल फॉर्म तो आपको पता है, लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफॉर्मर होता है, सबसे पहली बात। दूसरा क्या है, जो मेन है वो क्या है, एक प्राइमरी ट्रांसड्यूसर है जो क्या करता है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट को क्या करता है, ये मेजर करता है। तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट मेजरमेंट के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको यूज करते हैं। ठीक है, तो ये तो दो बातें हमारे पास जो जानकारी थी वो तो इंपॉर्टेंट है, मतलब यहाँ पे भी क्या होगी, हमारे पास लीनियर डिस्प्लेसमेंट के बारे में ही बात चल रही होगी। अब इसका जो मेन है वो क्या है भी, स्ट्रक्चर है। तो स्ट्रक्चर हम लोग देख लेते हैं इसमें क्या क्या होता है। इसमें क्या होता है, हमारे पास तीन कॉइल्स होती हैं। क्या होती है, हमारे पास तीन कॉइल्स होती हैं, और कैसी होती है, वो सिमेट्रिकली स्पेस्ड होता है, मतलब आपस में जो स्पेस होगा वो बराबर होगा। ठीक है, इस तरीके से सिमेट्रिकली स्पेस होके देखो, तीन कॉइल होंगी। ठीक, और क्या होगा, एक इंसुलेटेड ट्यूब होगी। तो इंसुलेटेड ट्यूब के अलॉन्ग हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे भी, तीन कॉइल्स को स्पेस करेंगे, मतलब रखेंगे। फिर क्या होगा, इसमें हमारे पास जो सेंटर कॉइल होगी, मतलब जो एक बीच में कॉइल होगी, जैसे कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये जो बीच में आपको दिखाई दे रही है, इसको मैंने यहाँ से P दिखा रखा है। तो ये जो P है ये मेरे पास क्या है, सेंट्रल कॉइल है। तो सेंट्रल कॉइल क्या होगी, हमारे पास प्राइमरी कॉइल होगी। और जबकि मेरे पास जो बाकी दो बच गई वो कैसी कॉइल होंगी, मेरे पास देखो S1 और S2 आपको दिखाई दे रहा है। तो ये जो S1 और S2 है ये मेरे पास हो जाएगी आउटपुट, मतलब कह सकता हूँ कि सेकेंडरी कॉइल हो जाएगी। ठीक है, जैसे ये आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, मैंने जूम कर दिया तो आप देख सकते हो ये प्राइमरी कॉइल है, जो सेकेंड जो बीच में आई हुई है, जो
बीच में आई हुई है इसको मैंने ये बोल दिया जो सेंट्रल में है, ये होगी हमारे पास प्राइमरी वाइंडिंग या फिर प्राइमरी कॉइल बोल दिया आपने। और जो बाकी जो दो बच गई S1 और S2 वाली, ठीक है, इस तरीके से क्या है ये मतलब कॉइल्ड है, मतलब आप यहाँ पे देख सकते हो। तो इस तरीके से क्या है ये मेरे पास सेकेंडरी कॉइल है, तो ये मेरे पास क्या है प्राइमरी कॉइल है। और मेरे पास जो ये ब्लू वाली है, ये जो ब्लू वाली है ये मेरे पास क्या है सेकेंडरी कॉइल है। तो ये मेरे पास क्या है सेकेंडरी कॉइल है, ठीक है। और ये कैसी है सिमेट्रिकली स्पेस्ड है, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई। और क्या बात ध्यान रखनी है, ध्यान ये रखनी है कि जो सेकेंडरी कॉइल्स हैं ये कैसे अटैच्ड है, ये हमारे पास सीरीज कनेक्शन में हमने इसको अटैच कर रखा है। एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड है, ये सीरीज में कनेक्टेड है, ठीक है। तो फर्स्ट वाली मेरे पास क्या है सेकेंडरी कॉइल फर्स्ट हो गई ये मेरे पास, और ये मेरे पास सेकेंडरी कॉइल सेकंड हो गई। और बीच में क्या है हमारे पास प्राइमरी कॉइल है, जिसमें हमारे पास क्या है कि एसी हमने क्या लगा रखा है यहाँ पे इनपुट वोल्टेज लगा रखा है, ठीक है। ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी इतनी बात तो, ठीक है। वापस आते हैं, तो इसमें हमारे पास जो सेकंड बात है वो सेकंड बात ये है कि इन दोनों जो कनेक्टेड कनेक्शन है इन दोनों का वो कैसा है कि सीरीज में हमने कनेक्ट कर रखा है। इस तरीके से कर रखा है कि जो आउटपुट होगा, जो दोनों का आउटपुट होगा वो एक दूसरे के अपोज करेंगे, एक दूसरे के आउटपुट को अपोज करेंगे। मतलब हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, एक रिजल्टेंट आउटपुट मिलेगा। यहाँ पे क्या मिलेगा, रिजल्टेंट आउटपुट मिलेगा। उसके बाद आप देख सकते हो कि बीच में आपको एक कोर दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पे एक कोर दिखाई दे रहा है, दिख रहा है ये कोर। तो ये कोर क्या है, एक मैग्नेटिक टाइप का कोर है, एक मैग्नेटिक टाइप का कोर है, या फिर ये वो एलिमेंट है जो क्या करने वाला है, ये ऑब्जेक्ट मतलब ये क्या करने वाला है, डिस्प्लेसमेंट करने वाला है। और इसी डिस्प्लेसमेंट को हमें क्या करना है, यहाँ पे मॉनिटर करना है, इसी डिस्प्लेसमेंट को मॉनिटर करना है। और ये किसके अंदर है, सारी असेंबली है हमारे पास, मतलब ये जो है किसके अंदर रखा हुआ है, ये एक इंसुलेटेड ट्यूब के अंदर हमारे पास इस कोर को हमने रखा हुआ है, ठीक है। तो ये पूरा स्ट्रक्चर समझ में आ गया क्या, कि तीन हमारे पास क्या होंगी, कॉइल्स होंगी जो सिमेट्रिकली स्पेस्ड होंगी एक इंसुलेटेड ट्यूब के अंदर, उसके अलोंग होंगी, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या है, ये इंसुलेटेड क्या है, ये जो कॉइल ये जो दिखाई दे रही है ट्यूब, ये हमारे पास क्या है इंसुलेटेड ट्यूब है। दूसरी बात क्या बात की, दूसरी बात हमने ये बात की कि इसमें जो बीच में रखी गई कॉइल है वो क्या है प्राइमरी कॉइल है, और जो बाकी जो दो कॉइल्स हैं वो कैसी है सेकेंडरी कॉइल्स हैं, ये बात। तीसरी बात क्या ध्यान रखनी है कि जो सेकेंडरी कॉइल्स हैं वो कैसे कनेक्टेड हैं, वो सीरीज में कनेक्टेड हैं। और उनको इस तरीके से कनेक्ट किया गया है कि जो भी आउटपुट आएगा, जो भी आउटपुट आएगा वो एक दूसरे को अपोज कर रहा होगा उनके आउटपुट। मतलब क्या है कि यहाँ पे हमें रिजल्टेंट क्या मिलने वाला है, आउटपुट मिलने वाला है। और नेक्स्ट जो बात ध्यान रखनी है वो ये रखनी है कि जो मैग्नेटिक कोर है, जो मैग्नेटिक कोर है वो हमने कहाँ रखी हुई है, इस इंसुलेटेड ट्यूब के अंदर प्लेस करी गई है, जिसका हमें क्या करना है, डिस्प्लेसमेंट को क्या करना है यहाँ पे कैलकुलेट करना है। अब वो कैसी हो सकती है, वो देखो निकल आयरन की हो सकती है, वो जो कोर है वो कैसे हो सकता है, निकल आयरन का कोर भी हो सकता है, ठीक है। और जिसकी परमिबिलिटी क्या होगी, बहुत अच्छी होगी, ठीक है। तो आप देख सकते हो इस तरीके से, आप देख सकते हो ये आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ, तो देखो ये आपको क्या दिखाई दे रहा है भी, इस तरीके से आपके पास क्या है एलवीडीटी है, ठीक है। आप देख सकते हो कि इस तरीके से आपके पास ये स्टेनलेस हाउसिंग हो गई, इसके अंदर क्या है ये कॉइल्स है हमारे पास, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या है प्राइमरी कॉइल आपको दिखाई दे रही है, पीसीडी नोट कर दिया है। ये मेरे पास S1 हो गई, ये मेरे पास क्या हो गई भी S2 हो गई, ठीक है। इस तरीके से आप देख सकते हो ये हमारे पास क्या है, मतलब कॉइल्स का अरेंजमेंट है। और ये वो कोर है जिसका डिस्प्लेस, जब ये डिस्प्लेस करेगी है ना, इसी को हम लोग डिस्प्लेस करेंगे, या तो क्या करूंगा इस साइड मूव लेके जाऊंगा या फिर इस तरफ मूव करूंगा। तो दो ही रास्ते जाने के, या तो इस तरफ जाएगा या इस तरफ जाएगा, ठीक है। तो उस टाइम पे हमारे पास क्या होगा, जो वोल्टेज मिलेंगे सेकेंडरी, और मतलब S1 और S2 में हमें वोल्टेज का वेरिएशन मिलेगा, और जिसको हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे देखेंगे कि रिजल्टेंट वोल्टेज कितना आ रहा है। और रिजल्टेंट वोल्टेज हम लोग जब कैलकुलेट कर लेंगे तो ये हमें क्या बताएगा, यहाँ पे ये बता देगा कि हमारे पास क्या हो रहा है, कि वेरिएशन किस तरीके से हो रहा है, या फिर डिस्प्लेसमेंट किस तरीके से हो रहा है, ठीक है। तो इतना आइडिया आपको लग गया होगा, इतना आइडिया आपको लग गया होगा, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट देखते हैं फिर। तो यहाँ देखो, तो इस तरीके से वर्किंग होनी है इसकी, इस तरीके से वर्किंग होनी है। तो देखो ज्यादा बड़ा हो गया, ये देखो इस तरीके से भी आपका, तो क्या होगा, देखो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले हमारे पास ये देखो प्राइमरी कॉइल है, ये मेरे पास सेकेंडरी कॉइल है, ये सेकेंडरी कॉइल से रिलेटेड भी ये S1 है, ठीक है। इसको S1 बोल दिया, इसको मैंने S2 बोल दिया। ये मेरे पास इनपुट वोल्टेज है, और ये कैसा होगा भी ऑल्टरनेटिंग
एसी भी ले रहा होगा। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देखो आपके पास ये जो जंक्शन है, इस जंक्शन के अक्रॉस आपको क्या मिलेगा, वोल्टेज मिलेगा। मतलब मैंने यहाँ पे बोल दिया कि यहाँ पे मुझे क्या मिलने वाला है, V1 वोल्टेज मिलने वाला है, और इसके अक्रॉस क्या मिलने वाला है, मुझे V2 वोल्टेज मिलने वाला है। ये मिलेगा V2 वोल्टेज और ये मिलेगा V1 वोल्टेज, और मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज मिलेगा जब इन दोनों को मैंने, ये कनेक्शन है, ये मेरे पास क्या है अभी सेकेंडरी कॉइल का है और ये मेरे पास ये, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, आउटपुट वोल्टेज मिलेगा। ठीक है, जिसको हम लोग रिजल्टेंट वोल्टेज निकालेंगे। तो सबसे पहले क्या करूंगा, सबसे पहले क्या किया मैंने, ये जो कॉइल है, ये जो कॉइल है, जब मेरे पास, सॉरी, जब ये जो कोर है, ये मेरे पास क्या है, अभी कोर है, या फिर आप इसको आर्मेचर बोल दो। जब ये कोर क्या है अभी, ये इस टाइम पे कहाँ पे, बिल्कुल सेंट्रली प्लेस्ड है। कहाँ पे प्लेस्ड है, बिल्कुल सेंट्रल में रखी गई है, बीचों बीच रखी गई है। कुछ इस तरीके से रखी गई है कि इस तरीके से रखी गई है कि मतलब क्या है कि जितना हाफ पोर्शन S1 को मिल रहा है, S1 कॉइल से कनेक्टेड है, उतना ही हाफ पोर्शन क्या है, S2 से कनेक्ट है। अब आप क्या करोगे, जैसे ही आप ऑल्टरनेटिंग करंट यहाँ पे दोगे, ठीक है, इसमें वोल्टेज आप दोगे इनपुट में, तो क्या होगा, इस इनपुट की वजह से यहाँ पे क्या होगा, ईएमएफ जनरेट होगा, मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जनरेट होगा। और यहाँ पे ये जो आपको दिखाई दे रहा है, तो ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, ये ईएमएफ है, जिसकी वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे क्या होगी, क्रिएट होगी। जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगी, तो ये जो कोर है, ये जो कोर है, जब ये सेंट्रल में रखा गया है, तो होगा क्या कि जितना वोल्टेज यहाँ पे मिलेगा, इसके करस्पॉन्डिंग मिलेगा, उतना ही वोल्टेज आपको S2 के करस्पॉन्डिंग मिलेगा। इसका मतलब ये है कि जो आउटपुट वोल्टेज होगा, जब V1 और V2 की वैल्यू बराबर हो जाएगी, तो यहाँ से आउटपुट वोल्टेज क्या मिलेगा, मुझे जीरो दिखाई देगा। कितना मिलेगा, वोल्टेज जीरो दिखाई देगा। तो इस केस में मेरे पास जो वोल्टेज आएगा वो कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। ठीक है, अब आपने क्या किया, जब ये आर्मेचर कॉइल लेट इट बी ये ऊपर की तरफ मूव कर गई, तो ऊपर क्या था, मेरे पास ये S1 कॉइल थी और ये मेरे पास S2 कॉइल थी, और ये मेरे पास क्या थी, प्राइमरी कॉइल थी। ठीक है, और इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना था, इसके अक्रॉस था वोल्टेज V1, और इस वाली कॉइल के अक्रॉस कितना था, भी V2 था। ठीक है, अब क्या हुआ, जब ये जैसे ही अपवर्ड की तरफ मूव करती है, तो आप एक चीज देख रहे हो कि इनपुट की वजह से ईएमएफ जनरेट हो रहा था, जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या होगा, S1 के साथ ज्यादा, कह सकता हूं कि मोर प्रोड्यूस होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे जो वोल्टेज होगा वो कुछ ज्यादा मिलेगा एज कंपेयर टू V2 वोल्टेज की वजह से। तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे वैल्यू मिलेगी V1 माइनस V2। तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे मुझे मिलेगा रिजल्टेंट वोल्टेज। यहाँ क्या मिलेगा, मुझे रिजल्टेंट वोल्टेज मिलने वाला है। तो रिजल्टेंट वोल्टेज आपको मिल जाएगा, और ये जो रिजल्टेंट वोल्टेज मिला है आपको, ये किसके प्रोपोर्शन में होगा, ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शन में होगा, जिस ऑब्जेक्ट का हमें क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है। ठीक है, तो आई होप आपको ये इसकी जो वर्किंग है ये आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो ठीक है, तो ये इसकी वर्किंग थी इस तरीके से। तो आप देख सकते हो, आप इस तरीके से भी देख सकते हो, ये हमारे पास सेकेंडरी कॉइल थी। ठीक है, और ये मेरे पास क्या था, बीच में ये कोर थी जिसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा था, ये मेरे पास प्राइमरी थी। तो इसके अक्रॉस हमने क्या दिया, इनपुट वोल्टेज दिया। ठीक है, ऑल्टरनेटिंग टाइप का। और ये हमें क्या मिल रहा है, अभी जो सेकेंडरी कॉइल्स हैं इनको हमने सीरीज में कनेक्ट कर रखा है और हमें एक आउटपुट मिल रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो भी डिस्प्लेसमेंट होगा इस कॉइल का, ठीक है, या तो हम क्या करेंगे, इस तरफ लेके जाएंगे या इस तरफ लेके जाएंगे, और उसके अकॉर्डिंग हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज मिल जाएगा, जो क्या होगा, मेरे पास प्रोपोर्शनल होगा किसके, डिस्प्लेसमेंट के। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब देख लेते हैं थोड़ा सा क्या मैंने बताया। मैंने ये बताया कि जब मैं आउटपुट ऑल्टरनेटिंग इनपुट वोल्टेज दूंगा प्राइमरी कॉइल को, तो उसकी वजह से क्या होगा, एक ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ जनरेट होगा सेकेंडरी कॉइल्स में। और जब ये मैग्नेटिक कोर क्या होगी, जब सेंट्रली प्लेस्ड होगी, तो उसकी जो हाफ पोजीशन है ईच ऑफ द सेकेंडरी कॉइल रीजन्स, देन द वोल्टेज इज जीरो। तो उस टाइम पे क्या होगा, जो वोल्टेज होगा, जो आउटपुट वोल्टेज मिलेगा वो कैसा मिलेगा, आपको जीरो मिलेगा। अब आपने क्या किया, जैसे ही कोर को डिस्प्लेस करते हो उसकी सेंट्रल पोजीशन से, तो उसकी वजह से मुझे क्या मिलने वाला है, मुझे यहाँ पे रिजल्टेंट वोल्टेज मिलने वाला है कॉइल से। और यही जो रिजल्टेंट वोल्टेज मिलेगा,
ये मेरे पास क्या होगा, इन प्रोपोर्शन होगा किसके, डिस्प्लेसमेंट के। तो इफ द मैग्नेटिक कोर इज फर्दर डिस्प्लेस्ड देन द वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट वोल्टेज इंक्रीजेस इन प्रोपोर्शन विद द डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो ये इसकी पूरी की पूरी क्या है, वर्किंग है। ये एलवीडीटी की पूरी तरीके से क्या है, वर्किंग है। ठीक है, तो इतना आपको आइडिया लग गया होगा कि एलवीडीटी किस तरीके से वर्क करता है। ठीक है, तो आपको बिल्कुल भी आइडिया लग गया होगा, तो अब आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी इस एलवीडीटी में। ठीक है, चलिए अब जिस तरीके से हम लोग देखते हैं हर इंस्ट्रूमेंट की, मतलब हर सेंसर की एप्लीकेशन, तो यहाँ पे भी इसकी एप्लीकेशन फटाफट देख लेते हैं। सबसे पहला क्या है, इट इज यूज टू प्रोवाइड डिस्प्लेसमेंट फीडबैक फॉर हाइड्रोलिक सिलेंडर। तो आप क्या कर सकते हो, हाइड्रोलिक सिलेंडर के डिस्प्लेसमेंट फीडबैक के लिए भी हम लोग क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट मेरे पास आता है यूज फॉर ऑटोमेटिक इंस्पेक्शन ऑफ फाइनल डायमेंशन ऑफ द प्रोडक्ट। तो आप क्या कर सकते हो भी इसमें, इसका यहाँ पे भी यूज कर सकते हो। नेक्स्ट जो यूज आता है, यूज फॉर कंटिन्यूसली मॉनिटर फ्लूइड लेवल एज पार्ट ऑफ लीक डिटेक्शन। अगर कहीं पे लीक डिटेक्शन होता है तो वहां पे हम लोग इसको मॉनिटरिंग भी कर सकते हैं उस फ्लूइड लेवल का। उसके बाद क्या है कि अगर आपके पास जो नंबर ऑफ करेंसी बिल्स को आपको डिस्पेंस करना है एटीएम के थ्रू, तो इसका यूज करते हैं। और लास्ट क्या है, इन अ मेजरमेंट ऑफ स्पूल पोजीशन इन अ वाइड रेंज ऑफ सर्वो वॉल्व एप्लीकेशंस। तो ये सारी की सारी एप्लीकेशंस हैं। तो इतना तो आप सब कुछ याद नहीं रख पाओगे, लेकिन जो आपको ध्यान क्या रखना है, आपको जो सेंसर है उसकी वर्किंग प्रिंसिपल, किस लिए यूज होता है, मतलब डिस्प्लेसमेंट वगैरह के लिए यूज होता है या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए यूज होता है, किस लिए यूज होता है। तीसरा में इसको रखना है, इसका स्ट्रक्चर क्या है और उसकी वर्किंग कैसे हो रही है। तो ये बस बातें आपको ध्यान रखनी है, इसी पे बेस पे आपको ऑब्जेक्टिव मिल जाएगा। देखो इस सब्जेक्ट में ज़्यादा डिटेल में नहीं जाने वाला, ठीक है, मतलब जो एग्जाम में रहा है इतना डिटेल में नहीं जाएगा, लेकिन हमने काफ़ी डिटेल में पढ़ रहे हैं, तो कोई बुराई नहीं है, एक चीज़ पढ़ोगे अच्छे से पढ़ोगे, ठीक है, ताकि आपको ज़िंदगी भर याद रहे। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास ये जो सेंसर्स थे दो वाले जो हमने अभी देखे, ये भी हमारे पास कंप्लीट हो गए। एक तो कैपेसिटी बेस्ड एलिमेंट सेंसर हो गया, और सेकंड हमने देखा एलवीडीटी टाइप सेंसर। उसी तरीके से हमारे पास क्या होता है, आर एल टी सॉरी आर रोटरी वाला भी होता है। ठीक है, तो आर टी डी भी होता है। ठीक है, मतलब हमारे पास क्या होता है भी, रोटरी टाइप का भी होता है। ठीक है, तो चाहे तो आप देख सकते हो जिस तरीके से हमने ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट वाला किया है, ठीक है, जिस तरीके से हमने ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट वाला किया है, उसी तरीके से हमारे पास क्या होता है, हमारे पास आरवीडीटी टाइप का भी होता है। ठीक है, आरवीडीटी टाइप का भी होता है, तो वो भी, उसकी भी प्रिंसिपल कुछ इसी तरीके से होता है। बस वहां पे क्या चेंज हो जाएगा, यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट है, ये जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट है, वहां पे क्या हो जाएगा मेरे पास, रोटरी डिस्प्लेसमेंट, मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को मेजर करने के लिए यूज होगा। सिंपल। ठीक है, तो अगर आरवीडीटी पूछे आपसे, तो आरवीडीटी आप क्या बताओगे, आप बताओगे कि आरवीडीटी जो यूज होता है वो किस लिए होता है, आरवीडीटी टाइप का जो सेंसर है वो किस लिए यूज होता है, वो हमारे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए यूज होता है। ठीक है, तो बस इतना आपको बस बताना है। ठीक है, इतना ही हमें ध्यान रखना है। ठीक है, तो इस सेशन को भी यहीं पे क्या करते हैं भी, एंड करते हैं। ठीक है, तो मैंने बोल दिया रोटरी वाला आप देख लेना एक बार। तो कैसा लगे वीडियो जरूर बताइएगा। वही बात, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, शेयर करना ना भूलें, सपोर्ट करते रहिए। ठीक है, और जो भी आपको पीडीएफ वगैरह हैं या फिर कुछ भी क्वेरीज वगैरह हैं, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे आ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाएगा, और कोई भी इंफॉर्मेशन है अपकमिंग वीडियो से वो भी आपको मिलती रहेगी। ठीक है, तो एंड करते हैं इस लेक्चर को, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के लिए, तब तक के लिए थैंक यू।